नमस्कारम। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं, बल्कि चेतना और ज्ञान की एक गहरी खोज है। हम बात कर रहे हैं महान सम्राट अशोक की, जिनका जीवन एक शासक से एक साधक बनने की अद्भुत यात्रा है। कलिंग के युद्ध ने उनके भीतर ऐसी आग जलाई कि उन्होंने हिंसा का मार्ग त्याग कर धम्म का मार्ग अपना लिया। पर क्या आप जानते हैं कि उनके जीवन का एक और पहलू है जो रहस्यों की परतों में लिपटा हुआ है? ये कहानी है उनके 9 रहस्यमयी रत्नों की, एक ऐसी गुप्त सभा की जिसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने मानवता के सबसे गहरे और शक्तिशाली ज्ञान को संभाल कर रखा था। यह कोई साधारण कहानी नहीं है, यह उन 9 अज्ञात व्यक्तियों की गाथा है जिन्हें सम्राट अशोक ने स्वयं चुना था। इन 9 लोगों के पास ऐसा ज्ञान था जो अगर गलत हाथों में पड़ जाता तो पूरी सृष्टि का विनाश कर सकता था। यह ज्ञान विज्ञान, अध्यात्म, मनोविज्ञान और युद्ध कला की सीमाओं से भी परे था। इसे सुरक्षित रखना ही इन 9 रत्नों का परम कर्तव्य था। अशोक का यह कदम केवल एक राजनीतिक निर्णय नहीं था, बल्कि मानवता के भविष्य को सुरक्षित रखने का एक आध्यात्मिक संकल्प था। तो आज हम इतिहास की इस रहस्यमयी गली में प्रवेश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये 9 रत्न कौन थे, उनके पास कौन सा ज्ञान था और क्या उनकी विरासत आज भी जीवित है। यह यात्रा केवल तथ्यों की नहीं, बल्कि संभावनाओं की है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ज्ञान की असली प्रकृति क्या है और उसकी शक्ति को कैसे संभाला जाना चाहिए। आओ हम जानते हैं महान सम्राट अशोक के जीवन से जुड़े उनके 9 रहस्यमय रत्नों के बारे में और इस रहस्य की गहराइयों को छूने का प्रयास करते हैं। इतिहास में जब हम नवरत्नों की बात करते हैं तो हमारे मन में अक्सर उज्जैन के महान सम्राट विक्रमादित्य या फिर मुगल बादशाह अकबर के दरबार की छवि उभरती है। यह परंपरा, जिसमें 9 असाधारण विद्वानों, कलाकारों और विचारकों को राजकीय संरक्षण दिया जाता था, भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रही है। ये 9 रत्न केवल सलाहकार नहीं होते थे, बल्कि वे ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतीक थे, जो मिलकर एक साम्राज्य की बौद्धिक और सांस्कृतिक समृद्धि को सुनिश्चित करते थे। यह एक ऐसी व्यवस्था थी जहां ज्ञान को सर्वोच्च सम्मान दिया जाता था, परंतु बहुत कम लोग यह जानते हैं कि इस महान परंपरा की जड़ें कहीं और गहरी हैं। इतिहास के कुछ पन्ने हमें बताते हैं कि नवरत्नों की इस अवधारणा का आरंभ सम्राट अशोक के समय में हुआ था। अशोक के नवरत्न विक्रमादित्य या अकबर के नवरत्नों से बिल्कुल भिन्न थे। वे कोई दरबारी कवि या कलाकार नहीं थे, वे तो एक गुप्त सभा के सदस्य थे जिनका अस्तित्व ही एक रहस्य था। उनका उद्देश्य राज दरबार की शोभा बढ़ाना नहीं, बल्कि मानवता के सबसे गूढ़ और खतरनाक ज्ञान की रक्षा करना था। सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध की विभीषिका देखने के बाद हिंसा का मार्ग हमेशा के लिए त्याग दिया था, वे इस बात को गहराई से समझ चुके थे कि ज्ञान एक दोधारी तलवार है, जिस ज्ञान से मानवता का कल्याण हो सकता है, उसी ज्ञान का उपयोग महाविनाश का कारण भी बन सकता है। इसी गहरी समझ और दूरदृष्टि के साथ उन्होंने इस गुप्त सभा की नींव रखी। यह एक ऐसा कदम था जो उनके आध्यात्मिक परिवर्तन का सबसे बड़ा प्रमाण था। यह केवल एक साम्राज्य नहीं, बल्कि संपूर्ण मानवता के भविष्य का संरक्षक बना था। इस प्रकार अशोक के नवरत्न एक परंपरा की शुरुआत थी, लेकिन यह परंपरा खुली नहीं, बल्कि गुप्त थी। यह एक आध्यात्मिक और बौद्धिक पूर्व माना जा सकता है, जिसकी दीवारों के पीछे रहस्यों को छिपा हुआ है, जिनको शायद मानवता कभी पता नहीं था। उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य ने बाद में इसी परंपरा को एक सांस्कृतिक रूप दिया, जिसे आगे चलकर कई राजाओं ने किया। लेकिन इसकी जो मूल बात है, ज्ञान की रक्षा करना, उसके पूर्वज अशोक के किसी भी समर्थ को ऐसा नहीं था। ये समझना महत्वपूर्ण है कि अशोक के पास इसका राजा जनरल नहीं था, बल्कि एक दृष्टि का ज्ञान था। उन्होंने भविष्य को देखा, उन्होंने कमजोरियों को समझा, उन्होंने सुनिश्चित किया कि ज्ञान का प्रकाश उनके द्वारा खुद से अपने संकल्प को करते थे। वो ऐसे स्थिर जिनके मानवता के भविष्य का ध्यान टिका हुआ था। परंपरा की शुरुआत सम्राट अशोक के इन 9 रत्नों की सबसे बड़ी पहेली उनकी पहचान ही है। वे कौन थे? उनके नाम क्या थे? वे किस देश या समाज से आते थे?
इतिहास इस विषय पर पूरी तरह मौन है। कोई शिलालेख, कोई प्राचीन ग्रंथ या कोई ऐतिहासिक दस्तावेज हमें उनके बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं देता। यह चुप्पी ही इस रहस्य को और भी गहरा बनाती है। ऐसा लगता है जैसे सम्राट अशोक ने जानबूझकर उनकी पहचान को दुनिया की नजरों से छिपाकर रखा था, ताकि वे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपना कार्य कर सके। ये माना जाता है कि ये 9 लोग अपने अपने क्षेत्र के प्रकांड विद्वान थे। उनके पास ऐसा विशेष ज्ञान था जो आम लोगों की समझ से परे था। यह ज्ञान केवल किताबी नहीं बल्कि प्रायोगिक था। इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान, सम्मोहन और यहाँ तक कि समय और स्थान की सीमाओं को लांघने जैसी विद्याएं भी शामिल हो सकती हैं। इस ज्ञान को इतना गुप्त इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी शक्ति असीम थी। एक छोटी सी चूक भी भयंकर परिणाम ला सकती थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास ऐसी तकनीक हो जिससे वह मौसम को नियंत्रित कर सके या ऐसा रसायन बना सके जो पल भर में हजारों लोगों की जान ले ले, या फिर कोई ऐसा मनोवैज्ञानिक जो लोगों के विचारों को पढ़ सके और उन्हें अपनी इच्छा के अनुसार नियंत्रित कर सके। अशोक यह जानते थे कि मनुष्य का मन लालच और घृणा से भरा है। अगर यह ज्ञान किसी महत्वाकांक्षी शासक या स्वार्थी व्यक्ति के हाथ लग जाता तो वह इसका उपयोग केवल विनाश के लिए करता। इसीलिए इन 9 रत्नों की पहचान को गुप्त रखना अनिवार्य था। कुछ सिद्धांत भी कहते हैं कि ये 9 रत्न केवल एक पीढ़ी के लोग नहीं थे, बल्कि यह एक निरंतर चलने वाली श्रृंखला थी। जब एक रत्न का समय पूरा हो जाता है तो वह अपने ज्ञान और अपनी जिम्मेदारी को एक योग्य उत्तराधिकारी को सौंप देता है। इस तरह यह गुप्त सभा सदियों तक चलती रही। पीढ़ी दर पीढ़ी उस खतरनाक ज्ञान की रक्षा करती रही। उनकी पहचान का रहस्य उनकी सुरक्षा की सबसे बड़ी दीवार थी। वे समाज में आम इंसानों की तरह रहते थे, लेकिन उनके कंधों पर पूरी मानवता की सुरक्षा का भार था। आज भी यह सवाल इतिहासकारों को शोधकर्ताओं को परेशान करता है कि वे 9 लोग कौन थे। क्या वे भारत के ही विभिन्न कोनों से आए विद्वान थे, या फिर उन्हें कुछ विदेशी ज्ञानों की शामिल थे? क्या वे सच में मनुष्य थे और जैसे कुछ और बात होती है उनकी पहचान का रहस्य हमारे सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कुछ होने के बाद से प्रकट करने से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसा प्रश्न है जिसका उत्तर शायद हम कभी नहीं मिला और शायद हम अशोक चाहते थे। सम्राट अशोक ने केवल 9 व्यक्तियों को नहीं चुना था। उन्होंने एक पूरी संस्था, एक गुप्त संगठन की स्थापना की थी। यह कोई सामान्य सभा या समिति नहीं थी जो राजा को सलाह देती हो। यह एक स्वायत्त और आत्मनिर्भर संस्था थी जिसका एकमात्र उद्देश्य था ज्ञान का संरक्षण। आम लोगों को और यहाँ तक कि राज दरबार के बड़े बड़े अधिकारियों को भी इस संस्था के अस्तित्व के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। इसका संचालन इतने गोपनीय तरीके से होता था कि इतिहास में इसके कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं मिलते। इस संस्था की संरचना अपने आप में एक रहस्य है। यह कैसे काम करती थी? इसके सदस्य कहाँ मिलते थे? उनके बीच संवाद का माध्यम क्या था? यह माना जाता है कि इन 9 प्रमुख लोगों के अधीन कई और सहायक भी काम करते थे, जो अलग अलग क्षेत्रों से जानकारी इकट्ठा करते थे, प्रयोग करते थे और ज्ञान को संकलित करने में मदद करते थे। यह एक विशाल नेटवर्क की तरह था जिसकी जड़ें पूरे साम्राज्य और शायद उससे भी आगे तक फैली हुई थी, लेकिन जिसका केंद्र पूरी तरह से अदृश्य था। इस संस्था का निर्माण कलिंग युद्ध के बाद अशोक के हृदय परिवर्तन का प्रत्यक्ष परिणाम था। उन्होंने देखा था कि कैसे मनुष्य अपनी महत्वाकांक्षा के लिए ज्ञान और तकनीक का दुरुपयोग करके लाखों लोगों को मौत के घाट उतार सकता है। उन्होंने महसूस किया कि सच्ची शक्ति शस्त्रों में नहीं बल्कि ज्ञान में है, और उस ज्ञान को नियंत्रित करना ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए उन्होंने यह संस्था बनाई जो राजनीति और सत्ता के खेल से पूरी तरह अलग थी। इसका उद्देश्य किसी राज्य पर शासन करना नहीं बल्कि मानवता के भविष्य पर शासन करना है। इस गुप्त संस्था की सदस्यता पाना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए केवल ज्ञानी होना ही काफी नहीं था, बल्कि व्यक्ति का चरित्र भी बेदाग होना चाहिए। उसमें निस्वार्थ सेवा का भाव, अटूट गोपनीयता की शपथ और मानवता के प्रति गहरी करुणा होनी चाहिए। हर सदस्य को यह समझना होता था कि वे जो ज्ञान धारण कर रहे हैं वह उनकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं बल्कि एक पवित्र धरोहर है जिसकी रक्षा उन्हें अपने प्राणों से भी बढ़कर करनी है। यह एक आध्यात्मिक दीक्षा की तरह है
जहां अहंकार को त्याग कर परम कर्तव्य को स्वीकार करना होता था। आज जब हम दुनिया भर की गुप्त संस्थाओं जैसे इल्यूमिनाटी या फ्रीमेसन्स के बारे में सुनते हैं, तो हमें यह सोचना चाहिए कि शायद दुनिया की सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली गुप्त संस्था का जन्म भारत की भूमि पर ही हुआ था। अशोक की यह संस्था किसी स्वार्थ या दुनिया का कब्जा करने के उद्देश्य से नहीं बनी, बल्कि इसका उद्देश्य ठीक इसके विपरीत था, दुनिया को ज्ञान के दुरुपयोग से बचाना। यह एक ऐसा संगठन था जिसका उद्देश्य विनाश को रोकना था, उनकी उसे मंजूरी दी और यही वजह से इतिहास की अन्य सभी गुप्त संस्थाओं से अलग और निगम था। इन 9 रत्नों का मुख्य और एकमात्र कार्य उस ज्ञान को संभालना और सुरक्षित रखना था जो मानवता के लिए खतरनाक हो सकता था। यह कोई साधारण ज्ञान नहीं था, बल्कि प्रकृति के उन नियमों और शक्तियों से जुड़ा था जिनका यदि गलत उपयोग किया जाए तो वे सृष्टि में प्रलय ला सकते थे। इन 9 रत्नों में से प्रत्येक को ज्ञान की एक विशेष शाखा सौंपी गई थी और वे उस पर निरंतर शोध करते थे, उसे समझते थे और उसे गलत हाथों में जाने से रोकते थे। कहा जाता है कि पहले रत्न को युद्ध और शस्त्रों की विद्या सौंपी गई थी। इसमें केवल सामान्य अस्त्र शस्त्र नहीं, बल्कि ऐसे विनाशकारी हथियारों का ज्ञान भी शामिल था जिन्हें आज हम अति शस्त्र या ब्रह्मास्त्र के नाम से जानते हैं। इस रत्न का कार्य इस ज्ञान को विकसित करना नहीं, बल्कि इसे नियंत्रित करना था, ताकि कोई भी शासक इसका दुरुपयोग न कर सके। वे युद्ध की मनोवैज्ञानिक तकनीकों पर भी काम करते थे, ताकि बिना रक्त बहाए शत्रु को पराजित किया जा सके। दूसरे रत्न को शरीर विज्ञान और चिकित्सा का ज्ञान सौंपा गया था। इसमें ऐसी औषधियों और तकनीकों का रहस्य था जिनसे असाध्य रोगों का इलाज हो सकता है और यहाँ तक कि मृत्यु को भी कुछ समय के लिए टाला जा सकता है। लेकिन इसी ज्ञान का उल्टा प्रयोग करके ऐसे विष भी बनाए जा सकते थे जिनका कोई तोड़ नहीं था। इस रत्न का कर्तव्य जीवन देने वाले ज्ञान को मृत्यु का कारण बनने से रोकना था। एक अन्य रत्न को संचालक और मनोविज्ञान का ज्ञान दिया गया था। इसमें सम्मोहन, कविता थी और लोगों की मानसिकता को प्रभावित करने की अद्भुत क्षमताएं शामिल थी। आज रत्न और सामग्री शांति और संतोष स्थापित कर सकते हैं और दूसरे इसका उपयोग करके और अपने कर्म मार्ग को गुमराह किया जा सकता था। इनसे कुछ भी करना जा सकता था। इस रत्न का कार्य इस शक्तिशाली रत्न के बारे में अशोक द्वारा स्थापित यह 9 रत्नों की संस्था केवल ज्ञान के भंडार के कारण ही नहीं, बल्कि अपनी संरचना और प्रभाव के कारण भी धरती की सबसे शक्तिशाली संस्था मानी जाती है। इसकी शक्ति किसी राजा की सेना या खजाने में नहीं, बल्कि इसके सदस्यों के मस्तिष्क में निहित थी। ये 9 लोग और उनके सहायक मिलकर एक ऐसी बौद्धिक शक्ति का निर्माण करते थे जिसके सामने दुनिया की कोई भी सैन्य या राजनीतिक शक्ति बौनी थी। वे पर्दे के पीछे रहकर इतिहास की धारा को मोड़ने की क्षमता रखते थे। इस संस्था की शक्ति का एक बड़ा स्रोत इसका विशाल सूचना तंत्र था। उनके गुप्तचर और सहायक पूरे साम्राज्य और शायद पड़ोसी देशों में भी फैले हुए थे। वे हर उस नई खोज, हर उस नए विचार और हर उस संभावित खतरे पर नजर रखते थे जो उनके मिशन से संबंधित हो सकता था। अगर कहीं कोई ऐसा ज्ञान उभर रहा होता जो खतरनाक हो सकता था, तो ये लोग वहां पहुंचकर या तो उस ज्ञान को अपने संरक्षण में ले लेते थे या फिर उसे नष्ट कर देते थे ताकि वह फैल न सके। इस संस्था में केवल दार्शनिक या आध्यात्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि अपने समय के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ और विचारक भी शामिल थे। वे निरंतर प्रयोग करते थे, प्रकृति के रहस्यों को सुलझाने का प्रयास करते थे, लेकिन उनका उद्देश्य इन खोजों को दुनिया के सामने लाना नहीं था। उनका उद्देश्य था इन शक्तियों को समझना ताकि उन्हें नियंत्रित किया जा सके। उनकी प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय दुनिया की सबसे सुरक्षित जगहों पर शायद पहाड़ों के बीच या घने जंगलों के बीच छिपा हुआ था। ये संस्था इतनी शक्तिशाली थी
ज्ञान को संरक्षित करने का सबसे उत्तम माध्यम उसे लिपिबद्ध करना होता है। ऐसा माना जाता है कि इन 9 रत्नों ने अपने संपूर्ण ज्ञान को 9 अलग-अलग पुस्तकों में संकलित किया था। हर रत्न अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र पर एक पुस्तक लिखता था, जिसमें उस विषय का गूढ़ से गूढ़ रहस्य समाहित होता था। ये 9 पुस्तकें मिलकर एक ऐसा विश्वकोश बनाती थीं, जिसमें ब्रह्मांड के लगभग हर रहस्य का समाधान मौजूद था। ये कोई साधारण पुस्तक संग्रह नहीं था, बल्कि मानवता का सबसे कीमती और सबसे खतरनाक खजाना था। इन पुस्तकों में क्या लिखा था, यह अपने आप में एक गहरा रहस्य है। किंवदंतियों के अनुसार एक पुस्तक में कीमिया और धातुओं को बदलने का रहस्य था, जिससे किसी भी धातु को सोने में बदला जा सकता था। दूसरी पुस्तक में गुरुत्वाकर्षण के नियमों और विमान बनाने की तकनीक का वर्णन था। तीसरी पुस्तक में समय और काल की यात्रा के सिद्धांतों का उल्लेख था। इसी तरह अन्य पुस्तकों में ब्रह्मांड विज्ञान, जीव विज्ञान, मनोविज्ञान, प्रकाश और ध्वनि की शक्तियों का विस्तृत ज्ञान लिखा हुआ था। यह ज्ञान इतना शक्तिशाली था कि इन पुस्तकों को किसी भी कीमत पर दुनिया की नजरों से दूर रखना था। इन्हें किसी सार्वजनिक पुस्तकालय या मठ में नहीं रखा जा सकता था। माना जाता है कि इन पुस्तकों की केवल एक ही प्रति बनाई गई थी और उसे एक अत्यंत सुरक्षित और गुप्त स्थान पर रखा गया। उस स्थान का पता केवल इन 9 रत्नों और उनके चुने हुए उत्तराधिकारियों को ही होता था। यह भी कहा जाता है कि इन पुस्तकों को एक विशेष सांकेतिक भाषा में लिखा गया था, जिसे केवल दीक्षित व्यक्ति ही समझ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि यह ज्ञान केवल इन पुस्तकों तक ही सीमित नहीं था। इस परंपरा को जीवित रखने के लिए हर रत्न अपने जीवन काल में एक योग्य शिष्य का चुनाव करता था। और शिष्य न केवल उस पुस्तक का अध्ययन करता था, बल्कि अपने गुरु से पाया हुआ ज्ञान भी प्राप्त करता था। गुरु के देहांत के बाद वही शिष्य नया रत्न बनता था और उस पुस्तक तथा ज्ञान की रक्षा की शपथ लेता था। इस तरह यह ज्ञान एक जीवित परंपरा के रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहा। एक सवाल उठता है कि वो पुस्तकें कहाँ हैं? क्या वे समय के साथ नष्ट हो गई? क्या वे आज भी किसी गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखी हुई हैं? किसी लंबे समय की प्रतीक्षा में जब मानवता इन्हें संभालने के काबिल हो सकेगी? कुछ लोगों का मानना है कि वह ज्ञान कभी खो नहीं है, बल्कि आज भी उस गुप्त संस्था के वंशजों के पास सुरक्षित है और वे सही समय पर इसे प्रकट करेंगे। यह गुप्त पुस्तक का रहस्य अशोक के 9 रत्नों की गाथा का सबसे रोमांचक और विषयवादी पहलू है, जो हमें विश्वास दिलाता है कि ज्ञान का परिवर्तन है, ऐसा सपना स्वरूप बदलता है। सम्राट अशोक के 9 रत्नों का रहस्य देखिए, केवल 2500 साल पुराने इतिहास तक ही सीमित नहीं है। इसकी सबसे रहस्यमयी बात है इसकी निरंतरता। क्या यह गुप्त संस्था अशोक के बाद समाप्त हो गई, या यह आज भी अपना कार्य कर रही है? यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से शोधकर्ताओं और इतिहासकारों को अपनी ओर खींचता रहा है। कोई ठोस प्रमाण न होने के कारण हम केवल किंवदंतियों और सिद्धांतों के आधार पर ही इस रहस्य की परतों को खोलने का प्रयास कर सकते हैं। एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि यह संस्था कभी भंग हुई ही नहीं। यह एक सतत श्रृंखला है, जिसमें एक रत्न का स्थान उसका योग्य शिष्य लेता है। यह प्रक्रिया हजारों सालों से बिना रुके, बिना किसी को भनक लगे चली आ रही है। अगर यह सच है, तो इसका अर्थ यह है कि आज भी हमारे बीच समाज के किसी कोने में वे 9 लोग मौजूद हैं जो उस प्राचीन और शक्तिशाली ज्ञान के संरक्षक हैं। वे आम इंसानों की तरह दिखते होंगे, सामान्य जीवन जीते होंगे, लेकिन उनके कंधों पर एक असाधारण जिम्मेदारी होगी। इस निरंतरता का विचार ही रोमांचक है। कल्पना कीजिए कि दुनिया में होने वाली बड़ी बड़ी वैज्ञानिक खोजों, राजनीतिक बदलावों और सामाजिक क्रांतियों के पीछे शायद इसी गुप्त संस्था का हाथ हो सकता है कि वे मानवता को धीरे धीरे बहुत ही सधे हुए तरीके से उस ज्ञान के लिए तैयार कर रहे हैं। वे सही समय पर किसी वैज्ञानिक के मस्तिष्क में एक विचार का बीज बो देंगे, या किसी कलाकार को एक नई प्रेरणा देंगे। वे शायद इतिहास के अदृश्य निर्देशक हैं, जो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहानी सही दिशा में आगे बढ़े। एक और दिलचस्प सवाल यह उठता है कि इन रत्नों की प्रकृति क्या है? क्या वे हमेशा से मनुष्य ही रहे हैं? कुछ प्राचीन कथाएं और लोक मान्यताएं इस ओर इशारा करती हैं कि शायद इन 9 रत्नों में से कुछ साधारण मनुष्य नहीं। हो सकता है कि वे किसी अन्य लोक से आए हुए जीव हों, या वे सिद्ध योगी हों,
जिन्होंने अपनी आयु पर विजय प्राप्त कर ली है। यह विचार कहानी को विज्ञान कथा के दायरे में ले जाता है, लेकिन प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐसी घटनाओं के उल्लेख हुए पड़े हैं जिन्हें आज की तर्कसंगत दुनिया आसानी से स्वीकार नहीं करती। यह रहस्य आज भी जीवित है, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। यह एक खुली हुई कहानी है। जब तक वे 9 पुस्तकें नहीं मिल जाती, या जब तक वह संस्था स्वयं समय में आकर अपने अस्तित्व को प्रकट नहीं कर देती, तब तक यह रहस्य बना रहेगा। और शायद इसका रहस्य बने रहना ही मानवता के हित में है। यह हमें विनम्रता सिखाता है। यह हमें बताता है कि हम जो जानते हैं वह शायद उस ज्ञान का एक छोटा सा कण भी नहीं है जो कहीं छिपा हुआ है। ये निरंतरता का रहस्य हमें संभावनाओं के अनंत सागर में गोते लगाने के लिए प्रेरित करता है। यह सोचना गलत होगा कि इन 9 रत्नों का कार्य केवल ज्ञान को छिपाकर रखना था। उनका एक महत्वपूर्ण कार्य यह भी था कि उस ज्ञान का एक छोटा, सुरक्षित और कल्याणकारी अंश मानवता तक पहुंचाया जाए। वे एक फिल्टर की तरह काम करते थे, जो ज्ञान की नदी से केवल अमृत की बूंदों को ही समाज तक पहुंचने देते थे और विश्व को रोक लेते थे। भारत के स्वर्ण युग में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा और कला के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व उन्नति हुई, उसके पीछे इन 9 रत्नों की प्रेरणा और मार्गदर्शन को नकारा नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए स्तूप निर्माण और वास्तुकला को देखिए। अशोक ने पूरे भारत में हजारों स्तूपों और स्तंभों का निर्माण करवाया। इन संरचनाओं की सटीकता, उनकी मजबूती और उनका सौंदर्य आज भी इंजीनियरों को हैरान कर देता है। दिल्ली का लौह स्तंभ, जो 1600 सालों से बिना जंग लगे खड़ा है, उस समय की धातु विज्ञान की उत्कृष्टता का प्रमाण है। क्या यह संभव नहीं है कि इस उन्नत तकनीक के पीछे उन्हीं 9 रत्नों में से किसी एक का ज्ञान काम कर रहा हो, जिसने धातु विज्ञान की पुस्तक का रहस्य समाज को एक सीमित रूप में प्रदान किया हो? इसी प्रकार चिकित्सा के क्षेत्र में चरक और सुश्रुत जैसे महान आचार्यों ने जो ज्ञान दिया, वह अपने समय से बहुत आगे था। सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की ऐसी विधियों का वर्णन है जिन्हें आज का आधुनिक विज्ञान भी अपनाता है। क्या यह ज्ञान केवल व्यक्तिगत प्रतिभा का परिणाम था, या इसके पीछे भी उस गुप्त संस्था का हाथ था जिसने शरीर विज्ञान के रहस्यों को मानवता के कल्याण के लिए प्रकट किया? 9 रत्नों की भूमिका एक मूक शिक्षक की तरह थी, जो बिना अपना नाम बताए समाज को शिक्षित कर रहे थे। विज्ञान और गणित के क्षेत्र में भी भारत में शून्य और दशमलव प्रणाली जैसी क्रांतिकारी खोजें दुनिया को दी। खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट जैसे विज्ञानियों ने ग्रहों की गति और पृथ्वी के लोगों के बारे में जो सिद्धांत दिए, यह झूठ थे। यह कहना जाए कैसे संभव है कि मेरे किसी संस्था ने यह सुनिश्चित किया कि ब्रह्मांड विज्ञान और गणित के लिए एक सिद्धांत लोगों तक पहुंचे, ताकि मानवता को पवित्र चेतना का विकास हो सके। लेकिन उन्होंने एक पता को छिपाए रखा जो विनाश का कारण बन सकता है। इस प्रकार इन 9 रत्नों की भूमिका बदल गई। एक मानव विज्ञान का प्रभाव संरक्षक था, तो दूसरी ओर वे मानवता के कल्याण में मार्गदर्शक भी थे। उन्होंने भारत में और उसके माध्यम से पूरे दुनिया से समृद्ध बनाने में एक महान लेकिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने यह साबित किया कि सच्ची शक्ति विनाश में नहीं, बल्कि सृजन में है। उन्होंने बताया कि गणित सभी अपने से किया जा सकता है, गणित उसके अनुभव में भी है। और यह गणित ऐसा मानव है जो विदेशों से प्रकट करता है और खुले को खुले गणित सभी वातावरण में सम्राट अशोक के 9 रत्नों की कहानी का अंतिम रहस्य उनकी विरासत है। वे अपने पीछे क्या छोड़ गए? क्या केवल कुछ किंवदंतियां और अनसुलझे सवाल, या उनकी विरासत आज भी हमारे जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर रही है? यह विरासत केवल भौतिक वस्तुओं या पुस्तकों में नहीं, बल्कि एक विचार, एक दर्शन और एक चेतावनी में निहित है। यह हमें ज्ञान की प्रकृति और मनुष्य की जिम्मेदारी के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। उनकी सबसे बड़ी विरासत यह विचार है कि हर ज्ञान कल्याणकारी नहीं होता। आज के युग में जहां सूचना और प्रौद्योगिकी का विस्फोट हो रहा है, यह विचार पहले से कहीं ज्यादा प्रासंगिक है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जेनेटिक इंजीनियरिंग और न्यूक्लियर एनर्जी जैसी शक्तिशाली तकनीकों का विकास कर रहे हैं। अशोक के 9 रत्न हमें यह सवाल पूछने के लिए प्रेरित करते हैं, क्या हम इस ज्ञान को संभालने के लिए नैतिक रूप से तैयार हैं?
क्या हमारे पास कोई ऐसा गुप्त संगठन है जो इसके दुरुपयोग को रोक सके? उनकी विरासत इतिहासकारों और शोधकर्ताओं के लिए एक अंतहीन जिज्ञासा का विषय है। दुनिया भर के लोग आज भी उन 9 पुस्तकों की खोज में लगे हैं। वे प्राचीन ग्रंथों में, पुरातात्विक स्थलों में और लोक कथाओं में उस रहस्य का कोई सुराग ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यह खोज केवल एक खजाने की खोज नहीं है, बल्कि यह भारत के उस गौरवशाली अतीत को समझने का एक प्रयास है जब ज्ञान को सबसे बड़ी शक्ति और सबसे बड़ी जिम्मेदारी माना जाता था। यह विरासत हमें यह भी सिखाती है कि सच्चा नेतृत्व क्या होता है। अशोक ने युद्ध जीतकर साम्राज्य तो बना लिया था, लेकिन वे महान तब बने जब उन्होंने उस साम्राज्य और शक्ति को मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। 9 रत्नों की स्थापना उनका सबसे दूरदर्शी कदम था। यह हमें बताता है कि एक नेता का काम केवल वर्तमान का प्रबंधन करना नहीं, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित रखना भी है। यह निस्वार्थ सेवा का एक अद्वितीय उदाहरण है। अंततः 9 रत्नों की विरासत एक रहस्य है और यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है। यह हमें कल्पना करने, सवाल पूछने और ज्ञान की गहराइयों में उतरने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें याद दिलाती है कि इस ब्रह्मांड में बहुत कुछ ऐसा है जो हम नहीं जानते। यह हमारे अहंकार को चुनौती देती है और हमें एक साधक बनने के लिए प्रोत्साहित करती है। जब तक यह रहस्य बना रहेगा, तब तक अशोक के 9 रत्नों की कहानी जीवित रहेगी और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। यह एक ऐसी विरासत है जो कभी पुरानी नहीं हो सकती। तो यह थी सम्राट अशोक और उनके 9 रहस्यमयी रत्नों की गाथा। एक ऐसी कहानी जो इतिहास, रहस्य और आध्यात्मिकता के धागों से बुनी हुई है। यह हमें एक ऐसे सम्राट के दर्शन कराती है जो केवल एक विजेता नहीं, बल्कि एक संरक्षक था। एक ऐसा दृष्टा जिसने हजारों साल पहले ही ज्ञान के दुरुपयोग के खतरों को पहचान लिया था और उसे रोकने के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाया। यह 9 रत्न केवल 9 व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे मानवता की चेतना के प्रहरी थे, जिन्होंने ज्ञान की दोधारी तलवार को बड़ी सावधानी से अपनी म्यान में रखा। आज हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां ज्ञान हमारी उंगलियों पर उपलब्ध है, लेकिन क्या हमने उस ज्ञान को संभालने का विवेक भी हासिल किया है? यह सवाल आज पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अशोक के 9 रत्नों की कहानी हमें एक चेतावनी देती है, एक आईना दिखाती है। यह हमें पूछती है कि क्या हम अपनी शक्तियों का उपयोग सृजन के लिए कर रहे हैं या विनाश के लिए। यह रहस्य हमें आत्ममंथन करने के लिए विवश करता है और हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। सम्राट अशोक और उनके 9 रहस्यमयी रत्नों की गाथा आज भी इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह एक ऐसी पहेली है जिसका हर टुकड़ा एक नए सवाल को जन्म देता है। क्या वे पुस्तकें आज भी कहीं मौजूद हैं? क्या वह गुप्त संस्था आज भी अपना कार्य कर रही है? क्या आप मानते हैं कि ये 9 रत्न आज भी कहीं मौजूद हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस ज्ञान की यात्रा में हमारे साथ बने रहें। नमस्कारम।